ट्रॉमा क्या है और इसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए, ट्रॉमा बेसिकली एक तरीके का हम ये समझे कि फिजिकल ट्रॉमा जो हमारे लिए इस इंटरव्यू के हिसाब से फिजिकल ट्रॉमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल ट्रॉमा एक ऐसा टर्म है जिसमें किसी भी तरीके की चोट जिस कारण मरीज को कोई घाव हो जाए, मरीज का कोई फ्रैक्चर हो जाए और या फिर मरीज के किसी अंदरूनी अंग में चोट लग जाए जिस कारण कोई ब्लीडिंग सीवियर हो जाए या कुछ और तकलीफ हो जाए, इन सभी को हम ट्रॉमा की श्रेणी में रखते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यशस्विनी आज आप सब लोगों का फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा आयोजित पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का विषय है रक्षक। रक्षक एक अवेयरनेस कैंपेन है फॉर ट्रोमा। इसका मोटिवेशंस बेसिकली ये है ताकि आप अपने और अपनों के रक्षक बन सकिए। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि हादसा कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसको हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। भारत में हर रोज हजारों हादसे होते हैं जिस कारण बहुत लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों को रोकने के लिए, इनसे बचने के लिए और सही टाइम पे क्या एक्शन कर सकते हैं जिससे हम लोगों की जान बचा सके, तो इस चीज के लिए आज हमारे साथ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर डॉक्टर वैभव भार्गव मौजूद हैं। सर, पिछले 16 सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो इन हादसों का या अन्य क्रिटिकल केयर की बीमारियों का शिकार होते हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार डॉक्टर यशस्विनी। तो सर, हम लोग इस पॉडकास्ट की शुरुआत इस क्वेश्चन से करते हैं कि आप एक बेसिक टर्म्स में या एक साधारण भाषा में समझा पाएंगे कि ट्रॉमा क्या है और इसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए, ट्रॉमा बेसिकली एक तरीके का हम ये समझे कि फिजिकल ट्रॉमा जो हमारे लिए इस इंटरव्यू के हिसाब से फिजिकल ट्रॉमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल ट्रॉमा एक ऐसा टर्म है जिसमें किसी भी तरीके की चोट जिस कारण मरीज को कोई घाव हो जाए, मरीज का कोई फ्रैक्चर हो जाए और या फिर मरीज के किसी अंदरूनी अंग में चोट लग जाए जिस कारण कोई ब्लीडिंग सीवियर हो जाए या कुछ और तकलीफ हो जाए, इन सभी को हम ट्रॉमा की श्रेणी में रखते हैं। और जहाँ तक ट्रॉमा का इम्पैक्ट है, तो ट्रॉमा का इम्पैक्ट देखिए इमीडिएट इम्पैक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इमीडिएट मोस्टली आपके फिजिकल इम्पैक्ट रहता है और लॉन्ग टर्म में हमें साइकोलॉजिकल, मरीज के मानसिक तौर पे नुकसान काफी पहुंचता है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट जिसको हम फिजिकल इम्पैक्ट मान रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि मरीज को किस तरीके से ट्रॉमा हुआ है। यदि दिमाग में चोट लगी है तो हो सकता है मरीज लंबे टाइम तक उसका इलाज चले, मरीज को परमानेंट पैरालिसिस हो जाए, मरीज के दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए जिस कारण उसको बड़ा ऑपरेशन कराना पड़े, या मरीज अपने कोमा में चला जाए और पूरे जिंदगी भर के लिए वो बिस्तर पे रहे। मरीज के हाथ पैरों को नुकसान पहुंच सकता है जिस कारण मरीज अपाहिज हो सकता है। मरीज के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये फिजिकल जो इम्पैक्ट रहता है, ये मरीज को मानसिक तौर पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि यदि मरीज बेडरिडन हो गया तो मरीज अपने आप में एक डिप्रेशन में चला जाएगा, उसको काफी एंग्जाइटी रहेगी। यदि चोट बहुत लगी है तो उसको दर्द के लिए कई दवाइयां खानी पड़ेंगी और कई बार मरीज इस कारण नशे की दवाइयां भी लेने लग जाता है। और इस तरीके की हैबिट कि मरीज अपने आप को एक घर में बंद कर लेता है और धीरे धीरे वो समाज से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। तो ट्रॉमा न केवल मरीज को इमीडिएटली अफेक्ट करता है, उसको फाइनेंशियल बर्डन में लाता है, साथ के साथ में उसे लॉन्ग टर्म के लिए एक समाज से भी दूर करता है, सामाजिक दूरी बनानी पड़ती है उसको। दोनों चीजें उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मेरा मैसेज यही है कि जितना हो सके आप ट्रॉमा से बचने की कोशिश करिए। हमें जो गवर्नमेंट के रूल्स है, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए जो रूल्स है, हेलमेट पहनना, गाड़ी को धीरे चलाना, रूल्स को फॉलो करना, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना, तो ये जो बेसिक रूल्स है ये हमें फॉलो करने चाहिए। यदि हम ट्रैफिक लाइट फॉलो करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी फॉलो करेगी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन हमें फॉलो कर रही है। यदि मैं ही फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। वेरी बिल्कुल सिंपल। सर। तो सर, ट्रॉमा बेसिकली फिजिकल के साथ एक इमोशनल चैलेंज भी रहता है, तो हमें फिजिकल रिहेबिलिटेशन के साथ जो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन है और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उनके लिए भी पेशेंट की काउंसलिंग की जरूरत रहती है। तो सर, इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पेशेंट किसी हेड इंजरी या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ आता है तो उसका जो सर्वाइवल है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। देखिए, सर्वाइवल सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके से चोट लगी है, मरीज की उम्र क्या है, तो सिवियरिटी ऑफ इंजरी, एज ऑफ द पेशेंट
और कितनी जल्दी मरीज को अस्पताल लाया गया है या ट्रॉमा केयर सेंटर में लाया गया है जहाँ पे उसका इलाज चालू हुआ है। क्योंकि जो जो स्टडीज हुई हैं, जो इतने लंबे टाइम से अलग अलग देशों में जो ट्रॉमा के मरीजों के इलाज चलते हैं, उसमें यही पाया गया है कि जो यंग पेशेंट होते हैं उसमें उनकी रिकवरी फास्ट होती है, उनका इलाज बेहतर हो पाता है। और यदि सिवियरिटी ऑफ इंजरी, यदि चोट जो है बहुत ज्यादा लगी है तो अगेन उतना ही ज्यादा उसको समय लगेगा ठीक होने में, उतना ही ज्यादा उसका फाइनेंशियल बर्डन कम से ज्यादा होगा। तो एज ऑफ द पेशेंट, सिवियरिटी ऑफ इंजरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है कि मरीज को कितनी देर में अस्पताल लाया गया है। जितना जल्दी हम मरीज को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराते हैं, मरीज का आउटकम उतना बेहतर होता है। और इसीलिए एक रूल दिया गया है, गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, एक गोल्डन आवर तो एक तरीके से एक टर्म दी गई है, बट प्रैक्टिकली ये है कि जितना जल्दी हम मरीज को शिफ्ट करेंगे उतना फायदा है। जो गोल्डन आवर कंसेप्ट आया क्यों? ये कंसेप्ट इसलिए आया कि उन्होंने ये पाया कि मरीज जल्दी आया, उसको ब्लीडिंग कंट्रोल जल्दी हो पाया। यदि उसके ब्रेन में चोट लगी थी तो ब्रेन में चोट को जल्दी से जल्दी मैनेज किया गया। यदि उसको कोई फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर को जल्दी स्टेबलाइज किया गया। तो जब सारी चीजें जल्दी मैनेज हुई तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट का आईसीयू स्टे, पेशेंट का फाइनेंशियल बर्डन, पेशेंट को का ब्लड लॉस, तो जितनी भी चीजें, इन सबसे नतीजा ये निकला कि मरीज जल्दी हॉस्पिटल से ठीक होके गया और मरीज को नुकसान कम से कम हुआ, मरीज के दूसरे अंगों पे नुकसान कम हुआ, मरीज को लिवर इंजरी, मरीज की किडनी इंजरी, डायलिसिस रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें कम से कम लगी। तो जितना जल्दी आप मरीज को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे ट्रॉमा के बाद, मरीज को उतना ही ज्यादा और जल्दी फायदा होने के चांसेस। वेल सेड सर। तो सर, जो आपने गोल्डन आवर की बात की है, इससे एक और सोशल कंसर्न सामने आता है कि वी यूजुअली सी कि अगर रोड साइड कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आज मैं आपको यही इसी बात पे आपने ये जिक्र किया तो मुझे एक इंसिडेंस याद आया कि वन ऑफ माय कलीग, मेरे साथ में एक काम करने वाले थे, तो वो बाइक से आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में आई थिंक 1 से 1.25 घंटे के अंदर अंदर उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। हॉस्पिटल में जब वो आए तो उनका पूरा जबड़ा टूटा हुआ था और सांस की ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम था और सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा थी। बट क्योंकि उनको बहुत जल्दी शिफ्ट करा दिया गया, 1 सवा घंटे में मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में आ गया, तो मरीज को इमीडिएटली वेंटिलेटर पे लिया गया। जो भी ब्लीडिंग के साइड्स थे उनको कंट्रोल किया गया, उनके फ्रैक्चर जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज किया, पेट का सीटी स्कैन करके देखा क्या क्या चोट है। तो जो भी चीजें थी हम जल्दी मैनेज कर पाए। नतीजा ये हुआ कि हमने उनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने के बावजूद मरीज को हमने 15 से 20 डेज में घर भेज दिया। भले ही उनके रिहेबिलिटेशन में टाइम लगा हो, लेकिन उनके दूसरे अंगों को इंजरी नहीं हुई। और ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या शायद गुड पार्ट ऑफ द वर्स्ट साइड, दैट वर्स्ट साइड वाज ही वाज माय फ्रेंड, बट गुड पार्ट वाज वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आए। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड था जो मुझे शायद लाइफ टाइम याद रहता है ट्रॉमा रिलेटेड पेशेंट्स के लिए। तो सर, इस रिलेटेड आप जो हमारे दर्शक हैं, जो नॉर्मल जनता है भारत की, उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे? देखिए, इस चीज को समझना जरूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ यह जानना जरूरी नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट, यदि सपोज करिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट आपके सामने है, तो आपने क्या करना है? तो सबसे पहले जरूरी है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब ये है कि सीन जो है वो, वहां की जो सिचुएशन है वो आपके लिए भी उतनी सेफ होनी चाहिए जितना कि उस पेशेंट के लिए है। रोड साइड पेशेंट है और आप सीन सेफ करे बगैर ही उसके पास चले गए, ये देखे बगैर कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो हमें यह देखना है कि पहले की कोई गाड़ी नहीं आ रही है, या गाड़ी यदि आ रही है तो हमें पहले उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना है, पब्लिक की मदद लेनी है कि गाड़ियां उधर से ना आए। तो हमें सबसे पहला रूल है वो है सीन सेफ्टी, बोथ फॉर पेशेंट, इसके अलावा आपके लिए भी वो सीन सेफ होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये करनी है, यदि कहीं से आपको कोई एक्टिव ब्लीडिंग दिख रही है, सपोज कोई हाथ में चोट है जहां से ब्लीडिंग हो रही है, या पैर में चोट है ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें इमीडिएटली उस ब्लीडिंग को, आपके पास रुमाल है या कोई गमछा है या कोई भी ऐसा चीज जिससे आप उस ब्लीडिंग को बांध करके रोक सकते हैं, तो हमें सबसे पहले उस ब्लीडिंग को
रोकना है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि मरीज हमारा कॉन्शियस है कि नहीं है, वो जो बंदा वहां रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है वो कॉन्शियस है या बेहोश हो गया है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। यदि वो सांस ले रहा है, कॉन्शियस है, तो इमीडिएटली हमें 108 एम्बुलेंस, जो सरकार द्वारा हमें एम्बुलेंस नंबर प्रोवाइड किया गया है, या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां आपको लगता है कि जहां आप उसे शिफ्ट करा सकते हो, बड़ा हॉस्पिटल जहां ट्रॉमा मैनेजमेंट हो सकता है, तो आप इमीडिएटली वहां से फोन करके एम्बुलेंस को बुलवा सकते हैं। और साथ के साथ में हम एम्बुलेंस को ये नहीं बोलेंगे भाई ये पेशेंट है, ये यहाँ आना है। हमें प्रॉपर लोकेशन बतानी है एम्बुलेंस की, भाई उस सर्किल के पास इस तरफ, रोड के इस तरफ इस तरीके से पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। तो हमें प्रॉपर लोकेशन बता के और एम्बुलेंस को बुलवाना है। साथ में उन्हें यह भी बताना है कि भाई एक फ्रैक्चर हुआ है मरीज के, तो वो स्प्लिंट एक ऐसी चीज होती है जो फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करती है। तो हमें फ्रैक्चर के बारे में मोटा मोटा यदि हम बता सके कि भाई ये पैर का फ्रैक्चर है, हाथ का फ्रैक्चर है, तो उसके हिसाब से वो चीजें साथ में ला सकें। तो हमें ये सब चीजें फोन करके बताना है और हमें ये इंश्योर करना है कि और कोई मरीज को चोट ना लगे। तो ये तो हमारे डूइंग्स हैं कि हमें ये सारी चीजें करनी है। अब हमें इंपॉर्टेंट ये कि क्या नहीं करना। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई मरीज बेहोश हो गया, सबसे पहले क्या होता है, मुंह पे छींटे मारना, मुंह उसको पानी पिलाना। सबसे पहला रूल है, आपने यदि आपने देख रहे हो कि मरीज रोड साइड है, सीन सेफ है, तो आपको मरीज को हिलाना डुलाना नहीं है। मेक श्योर कि आप मरीज को ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, इवन नॉट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यदि हमारे भगवान न करे हमारे घर में कोई सीढ़ियों से भी गिरा है, तो भी हमें उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज जो गर्दन की जो पीछे की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी है गर्दन में पीछे की तरफ, इसमें चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे कौन से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें चांसेस ज्यादा है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, देन कोई सीढ़ी से गिरा है उसके, कोई 5 से 7 फीट हाइट से गिरा है उसके, या फिर किसी ने कोई नशे में उसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट के बाद बता रहा है कि मेरे गर्दन में चोट है, पीछे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे तो इस तरीके की चीजें यदि आप देखते हैं एक्सीडेंट के बाद में, तो उनको इसका मतलब ये है कि गर्दन में चोट लग सकती है और सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो सकता है। यदि मैंने ऐसे मरीज को हिलाया ज्यादा, तो ऐसे में उस मरीज के नीचे का, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज, परमानेंट पैरालाइज हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें पेशेंट को सेफ रखना है और जब तक आपकी हेल्प ना आ जाए उसको हिलाना डुलाना नहीं है। ठीक है। देन हमें कोई पानी नहीं पिलाना, हमें कोई चीज चली गई है, घाव में घुस गया जिस कारण ब्लीडिंग रुकी हुई है और शायद वो अंदर पैर में फंस गया, तो उस चीज को वूंड में से निकालना नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और जिससे फाइनल आउटकम पे बहुत असर पड़ता है। एक और बहुत कॉमन स्टिग्मा है सर हमारी सोसाइटी में, अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो यूजुअली लोग डरते हैं कि हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। उसका मेन कारण ये है कि हॉस्पिटल वाले हमसे पैसे मांगेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगी, मेंटल हरासमेंट होगा। तो सर इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो रूलिंग्स हैं इसमें मेंटल हैरेसमेंट, पुलिस इंक्वायरी, ये सब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस तरीके से जो साथ में लेकर के आता है उससे किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाए, सबसे पहले मरीज का इलाज करा जाए। तो ये जो गलतफहमी है कि हमें परेशान किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए कि लेखा जोखा कहीं तो लिखा जा रहा है, राइट? तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उनकी मदद करिए। एम्बुलेंस को कॉल करना तो बहुत आसान काम है, 108 नंबर पे तो आप कॉल कर ही सकते हैं। सो हेल्प करिए लोगों की, दैट विल आल्सो ऑलवेज हेल्प यू एज वेल। तो दर्शकों, इस चीज से एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया लग गया है कि रक्षक बनना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक होते हैं तो कभी भी घबराना नहीं है और जितना हो सके उस मरीज की मदद करने की कोशिश करनी है। तो सर ये तो बेसिकली रोड साइड लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अब मैं थोड़ा इस चीज का आइडिया लेना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इमरजेंसी में कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपका क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट रहता है कि आप उनको किन पेशेंट्स को आईसीयू में रखते हैं? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको आईसीयू में रखना है, किसको इमीडिएट इंटरवेंशन या सर्जरी की आवश्यकता है? देखिए, जब पेशेंट सबसे पहले आईसीयू में आने से पहले इमरजेंसी एरिया में आता है, तो इमरजेंसी में हमारी पूरी टीम है, पूरा वेल ट्रेन्ड स्टाफ है जो लाइफ सपोर्ट सर्विसेज देने में बहुत सक्षम है।
तो इमीडिएटली हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं, पेशेंट का हार्ट रेट कितना है, बीपी कितना है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है, पेशेंट किस गति से सांस ले रहा है, सांस लेने में कितनी तकलीफ है, पेशेंट को विजिबल ब्लीड कितना है, या पेशेंट का पेट काफी फूला हुआ तो नहीं है, कहीं अंदरूनी अंगों में कोई चोट तो नहीं है। ये सब चीजें देख करके हम एनालाइज करते हैं कि भाई पेशेंट को हम कहाँ शिफ्ट करें। सपोज करें यदि पेशेंट बेहोश है या बेहोश होता जा रहा है, इसका मतलब उसके ब्रेन में चोट लगने के चांसेस बहुत हैं। पेशेंट होश में है लेकिन बहकी बहती बातें कर रहा है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। कहीं ना कहीं भले ही हमें ब्लीडिंग दिख नहीं रही हो, लेकिन हो सकता है अंदर कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है उसके फेफड़े फट गए हों या उसके फेफड़ों में ब्लीडिंग हो गई हो। तो हमें इमीडिएटली एक्सरे करके ये देखना पड़ता है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है। या फिर पेशेंट के कोई फ्रैक्चर हुआ है जहाँ से अंदर ही, जैसे जो अपने थाई होती है, थाई में बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें हम ये चेक करते हैं, भाई थाई को एग्जामिन करते हैं, उसमें देखते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। जब हम देखते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स खराब होते जा रहे हैं या हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा है, या एक स्कोर होता है जो इंजरी सीवियरिटी स्कोर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ग्लासगो कोमा स्कोर बहुत कॉमन हम यूज करते हैं। इस स्केल को हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं। यदि वो स्केल के हिसाब से उसका वैल्यू कम होता चला जाता है, इसका मतलब मरीज का ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं बैडली इफेक्ट हुआ है, डैमेज हुआ है। तो हमें पेशेंट को क्रिटिकल केयर में शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करना है, और पेशेंट को हो सकता है ऑपरेशन की भी जरूरत पड़े। तो ऐसे में हम जो गंभीर मरीज होते हैं, जो शॉक में मरीज होते हैं, जिनको जीवन रक्षक दवाई चालू करनी पड़ती है, ऐसे पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है सर, हम लोग रूटीनली कभी भी कहीं भी अगर चोट लगती है तो बहुत कॉमन है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि कोई सीढ़ियों से गिर जाता है तो हल्का सा पेट दर्द हुआ एंड वी इग्नोर्ड इट कि ठीक है, हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन सी चोटें हैं, कितनी तरह का ट्रॉमा होता है, और इनमें से कौन सी जो चोट है वो सबसे खतरनाक मानी जाती है? देखिए, सबसे जो कॉमन चोट जो लगती है, जो छोटे मोटे, सपोज हम सीढ़ी से गिरे, या हमारा पैर फिसला, हम गिर गए, या हम बाइक पे चल रहे थे और बाइक रोके और बाइक से नीचे गिर गए, तो ऐसे में जो ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज होती हैं वो कॉमन होती हैं। जी ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज क्या होती हैं? ब्लंट ट्रॉमा मतलब बाहर से तो आपको लगेगा कोई चोट नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा है। राइट, आप एक्सीडेंट हुआ और देखा तो पेशेंट का पेट फूल रहा है, लेकिन पेशेंट को बाहर कोई चोट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन। की हो सकता है अंदर कोई अंदरूनी चोट ऐसी लगी है जिस कारण ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, या आते फट गई हैं, या मरीज को सांस में दिक्कत है, बाहर आपको बिल्कुल लंग्स, चेस्ट एकदम नॉर्मल लग रही है, लेकिन अंदर लंग्स फट गए हैं। तो ये सब जो चोटें होती हैं वो ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज होती हैं, ये बहुत कॉमन है। और एक चोट होती है आपके ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। यदि हम कॉमनेस्ट चोट माने तो वो ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज मानते हैं, लेकिन जो डेंजरस है, जो मोस्ट फेटल है, जिसे मरीज को 40% तक, 40 से 45% मरीज नहीं बच पाते हैं, वो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। मतलब मरीज के जो ब्रेन में चोट लगी है, ऐसे मरीज, यदि सीवियर चोट है, इसको हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं, यदि वो गंभीर चोट है तो ऐसे 40% तक मरीज हमने देखा है स्टडीज में कि वो नहीं बच पाते हैं। तो डेंजरस फेटल चोट्स, फेटल जो इंजरीज हैं, उसमें हमारी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आती हैं, जबकि कॉमनेस्ट इंजरीज में हमारी ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज हम इंक्लूड करते हैं। तो सर जैसे आप फोर्टिस में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि ट्रॉमा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में फोर्टिस किस हिसाब से बाकी हॉस्पिटल से बेटर परफॉर्म कर रहा है? देखिए, सबसे, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्डन आवर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच, जो कि हम सबको पता होना चाहिए। और गोल्डन आवर का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मरीज घंटे भर में हमारे पास आ रहा है। गोल्डन आवर का मतलब यह है कि मरीज जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट को मैनेज कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। और यही जो चीज है वो दूसरे हॉस्पिटल से हमें अलग करती है। हमारे पास सबसे पहले हमारी जो इमरजेंसी की टीम है, they are well trained, they are trained in life saving services। हमारा जैसे कोई पेशेंट, ट्रॉमा का पेशेंट आता है, हमें ट्रॉमा कोड है हमारे पास, वो हमारा एक्टिवेट होता है, जिससे जो भी उस कोड में, उस टीम में इन्वॉल्व हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दे इमीडिएटली गेट द कॉल्स फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमीडिएटली उनको इमरजेंसी फोन आता है, और वहाँ पे जैसे हमारे पास फोन आता है, हम सीधे पेशेंट के पास पहुँचते हैं, पेशेंट को एनालाइज करते हैं, सारी
हम हमारे जो लिफ्ट्स वगैरह हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिससे पेशेंट की शिफ्टिंग में हमें टाइम ना लगे। इमीडिएटली पेशेंट का सीटी स्कैन, चेस्ट एक्स-रे, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं सारे इमरजेंसी बेसिस पे हम कराते हैं। जब हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आईसीयू में भी हमारे पास एडवांस हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग अवेलेबल है, जिसमें पेशेंट के हर हार्ट बीट के साथ पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट को यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कमजोर है तो सारी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल है। जितनी भी जांचें हैं वो हम स्टैट मोड में, बाकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उनको अलग करा जाता है, और जो इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन को स्टैट मोड में करा जाता है, जिससे हमारा टाइम हम बचा सकें। बाकी डिपार्टमेंट, सपोज हमें ऑर्थोपेडिक्स को इन्वॉल्व करना है, न्यूरोसर्जी का इन्वॉल्वमेंट करना है, तो ये सारे डिपार्टमेंट हमारे ट्रॉमा कोड में इन्वॉल्व हैं और इमीडिएटली उनको इन्फॉर्मेशन होती है। ऑपरेशन के बाद भी सपोज न्यूरोसर्जी टीम ने या ऑर्थोपेडिक्स टीम ने ऑपरेट किया, ऑपरेशन के बाद भी जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास सारी मतलब नर्सिंग स्टाफ भी हमारा वेल ट्रेन्ड है, और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं पोस्ट एमडी डॉक्टर्स हैं। जैसा कि हमने बाकी हॉस्पिटल में देखा है, जूनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल होते हैं या होम्योपैथिक के डॉक्टर्स रहते हैं जो बाद में पेशेंट्स को आईसीयू में देखते हैं नाइट में, लेकिन हमारे पास आईसीयू में पोस्ट एमडी डॉक्टर्स है। इनफैक्ट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से क्रेडिट जो डिग्रीज हैं वो चल रही हैं, और वही हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो कि इस ट्रॉमा मैनेजमेंट से न केवल उनको फायदा होता है बल्कि हमारे हॉस्पिटल को भी फायदा होता है, क्योंकि उन ट्रेनिंग कर रहे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा अपना नॉलेज यूज करते हैं, हम पूरे टाइम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, हम पूरी तरह मैनेज करते हैं। सो ओवरऑल पेशेंट का मैनेजमेंट काफी बेहतर होता है। इलाज है वो डॉक्टर्स के थ्रू होता है, मशीनों से इलाज नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारी जो टीम है वेल ट्रेन डॉक्टर्स की है, हमारे सर्जन्स काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारी इमरजेंसी टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारी चीजें हैं जो बाकी हॉस्पिटल से हमें अलग करती है। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द Thank you. टॉक। तो दोस्तों, इस स्थिति में फोर्टिस हमेशा आपके साथ है। पहला कॉल हमेशा फोर्टिस को करें, बने अपने और अपनों के रक्षक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर।